Hello students, this is Kaushal Kumar. Today we are going to discuss our next topic which is essentials of a valid contract. कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू स्टडी द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट विल बी इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स टू गो थ्रू सेक्शन 2H एंड सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स पढ़ने के लिए हमें दो सेक्शंस को इस एक्ट के अंदर कंसीडर करना पड़ेगा। अब वो दो सेक्शंस कौन कौन से हैं? एक तो सेक्शन 2H और दूसरा कौन सा है? सेक्शन 10। अब सेक्शन 2H के अंदर तो अपन ने क्या पढ़ा था? डेफिनेशंस। लेकिन सेक्शन 10 के अंदर कुछ जरूरी बातें दी हुई हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना जरूरी है। अब वो क्या क्या है सेक्शन 10 के अंदर, क्या क्या चीजें दी हुई हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? सेक्शन 2H के अंदर जो हमारी डेफिनेशन थी, क्या? एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल हो, मतलब लीगली वैलिड हो, वो हमारा क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सेक्शन 10 क्या बोलता है हमें? एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? when they are made by free consent of parties। मतलब कंसेंट का होता है, मतलब कि राजी होनी चाहिए पार्टियां, मतलब दोनों पार्टीज की कंसेंट होनी चाहिए, मतलब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए राजी होनी चाहिए। अब सर राजी तो उनको दबाव बना के भी किया जा सकता है, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? फ्री कंसेंट, मतलब जब भी वो दोनों पार्टीज राजी होनी चाहिए उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, मतलब बिना किसी दबाव के पार्टीज राजी होनी चाहिए। तो पहला क्या है, क्या होना चाहिए पार्टीज में? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या लिखी गई है? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट मतलब कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कैपेबल होनी चाहिए। अब कैपेबल कैसे होती है? माइनर नहीं होनी चाहिए, मतलब मेजर होनी चाहिए। 18 या 18 साल से ऊपर की भी होनी चाहिए, या किन्हीं किन्हीं केसेस में जो एज ऑफ मेजोरिटी है वो 21 ईयर्स भी दी हुई है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जनरल में क्या बोला गया? जनरल लॉ क्या कहता है कि 18 या 18 ईयर्स से ऊपर का होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब सही गलत की इसको जानकारी होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? हमारा कैपेबल पर्सन कहलाता है। फॉर अ लॉफुल कंसीडरेशन, कि अगर जो दोनों पार्टीज एक दूसरे से कुछ प्रॉमिस करती हैं आपस में लेन देन का, तो वो भी क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, मतलब अनलॉफुल चीज नहीं होनी चाहिए। विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों पार्टीज का जो इंटेंशन है, जो कंसीडरेशन है और जो कॉन्ट्रैक्ट करने का पर्पस है, ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस है, वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें एक चीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सॉरी एक एग्रीमेंट के अंदर मौजूद रहती हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? लीगल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कौन कौन सी चीजों का होना जरूरी है? एक तो फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, की पार्टीज में क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। दूसरा क्या लिखा हुआ है? पार्टीज क्या होनी चाहिए आपस में? कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। एक तो फ्री कंसेंट, एक क्या होनी चाहिए? कैपेबल, कॉम्पिटेंट। तीसरा क्या लिखा हुआ? जो कंसीडरेशन होना चाहिए और बदले में लेन देन हो रही है वो भी क्या होनी चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट करने का जो पर्पस है वो भी क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। एक और चीज लिखी हुई है, क्या? एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। वॉइड मीन्स क्या होता है? जीरो इन द आईज ऑफ लॉ, मतलब कानून की नजरों में उस चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। तो क्या लिखा गया है? एक एग्रीमेंट एक ऐसा प्रॉमिस होता है जो पार्टीज के बीच में किया गया है, लेकिन वो प्रॉमिस किसी भी लॉ के अंदर वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब कानून की नजरों में कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं होना चाहिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो। जैसे किसी का मर्डर करना, अब किसी का मर्डर करना या किसी के साथ फ्रॉड करना या किसी पे डरा धमका के उस पर दबाव डालना, तो ये क्या कहलाता है? कानून की नजरों में ये चीज वॉइड कहलाती है, जीरो कहलाती है। ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होने के लिए जो हमारा प्रॉमिस है वो वॉइड, मतलब जीरो डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब लीगली वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हमें कौन कहता है? सेक्शन 10 कहता है।
आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, आगे ये चीज लिखी गई है, सेक्शन 10 ऑल्सो रिक्वायर्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी मेड इन राइटिंग, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, वो राइटिंग में होना चाहिए, और इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस, कि जब भी दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो क्या होना चाहिए, एक तो राइटिंग में होना चाहिए और विटनेस की प्रेजेंस में होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और वो एग्रीमेंट भी क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें वहां मौजूद होंगी या उस एग्रीमेंट के अंदर ये तीन चीजें अवेलेबल होंगी तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आई बात समझ में। आगे क्या लिखा हुआ है, द केयरफुल एनालिसिस ऑफ द अबव टू सेक्शंस, कौन कौन से सेक्शंस की बात कर रहा है, अगर हम केयरफुल तरीके से एनालिसिस करें, मतलब उसकी डेप्थ में जाए, किनके, उन दोनों सेक्शंस के, वो दोनों सेक्शंस कौन कौन से थे, सेक्शन 2H और सेक्शन 10, एज वेल एज द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, मतलब इस एक्ट के अंदर दूसरे भी अगर कोई ऐसे प्रोविजंस दिए हुए हैं उन चीजों को भी अगर कंसिडर किया जाए, और जो कोर्ट के द्वारा अलग अलग केसेस के अंदर जो डिसीजंस आए हुए हैं, ठीक है, इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए हम आगे जाके जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इन सारी चीजों को देख के हमने कुछ वैलिड एसेंशियल्स इसके अंदर फॉर्म किए हैं जो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होने चाहिए। तो वो कौन कौन से हैं वो चीजें अभी हम पढ़ेंगे पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो या दो से ज्यादा पार्टीज होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट, प्लूरलिटी ऑफ पार्टीज। प्लूरलिटी मतलब एक से ज्यादा, दो भी हो सकती है और दो से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक पार्टी नहीं हो सकती, ठीक है। कोई भी एक अकेला इंसान अपने साथ अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो या दो से ज्यादा लोग मौजूद होने चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू और मोर पर्संस। अ पर्सन कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, कि कोई भी एक इंसान अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्संस और पार्टीज, जिसमें से एक को कहेंगे हम प्रपोजर या प्रोमिसर, एंड द अदर वन इज नोन एज ऑफरी और अ प्रोमिसी। क्या बोला गया कि जब भी कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर देता है तो ऑफर देने वाला कौन कहलाता है, प्रपोजर या प्रोमिसर, जो वादा करना चाहता है, और जिसको ऑफर दिया जाता है वो पार्टी कौन कहलाती है, हमारी ऑफरी कहलाती है। तो यहां लिखे हुए हैं कौन, प्रपोजर और प्रोमिसर, और दूसरी पार्टी कौन है, ऑफरी और प्रोमिसी। आगे क्या लिखा हुआ है, दीज पार्टीज आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, और इन्हीं पार्टीज को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कैसे, अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है परचेज और सेल का, तो ये प्रोमिसर या प्रोमिसी, ये दो पार्टीज किस नाम से जानी जाएंगी, बायर और सेलर के नाम से जानी जाएंगी। अगर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पार्टीज कौन सी होती हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड, ठीक है। अगर रेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, रेंट डीड बनती है, तो उसके अंदर कौन होते हैं, एक तो टेनेंट और लैंडलॉर्ड। तो बोला गया अलग अलग सिचुएशंस अराइज होने पर या अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में इन पार्टीज के नाम चेंज हो सकते हैं, जिसमें से एक कौन होगा, वादा करने वाला, और दूसरा उस वादे जिसको वादा किया गया है दूसरी पार्टी वो कहलाती है। तो जिसने प्रॉमिस किया है या जिसने ऑफर दिया है वो कहलाता है प्रपोजर या प्रोमिसर, और जिसको ऑफर दिया गया है वो कहलाती है ऑफरी या प्रोमिसी। नेक्स्ट बोला गया है सेकंड पॉइंट, एग्रीमेंट, कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। और एग्रीमेंट हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में, कि एक एग्रीमेंट होने के लिए एक ऑफर होना जरूरी है, और ऑफर को यहां क्या बोला गया है, प्रपोजल, और उस प्रपोजल या उस ऑफर को सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट किया हुआ होना चाहिए। तो कौन कौन से दो पॉइंट्स हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाती है, हमारी एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट को ही क्या बोला जाता है, प्रॉमिस। तो क्या बोला गया है, अनदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एन एग्रीमेंट
इज एन एग्रीमेंट। की दूसरा एसेंशियल एलिमेंट कौन सा है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए? एग्रीमेंट होना जरूरी है। और एग्रीमेंट क्या है? इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए फॉर्म किसको करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले एग्रीमेंट को करना पड़ेगा। और एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में कब आएगा? जब उस ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। मतलब मैंने ऑफर दिया है और सामने वाली पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। देयरफॉर फॉर मेकिंग एन एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट करने के लिए वन पार्टी शुड मेक एन ऑफर टू अनदर पार्टी, कि एक एग्रीमेंट होने के लिए एक पार्टी ने ऑफर दिया हो दूसरी पार्टी ने, एंड द अदर शुड एक्सेप्ट इट, और दूसरी पार्टी ने उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया हो या उस ऑफर को एक्सेप्ट किया हो, तब जाके वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। क्या बोला गया है? सच एन एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने किसी पार्टी को ऑफर दिया या प्रपोजल दिया, लेकिन सामने वाली पार्टी ने मेरे सामने शर्त रखी कि मैं आपके प्रपोजल या ऑफर को तब एक्सेप्ट करूंगा जब आप पहले मेरी कुछ कंडीशंस को पूरा करोगे। तो उसने उल्टा क्या दिया? एक्सेप्टेंस दी है कि उल्टा मेरे सामने ऑफर दे दिया मुझे? उसने मुझे ऑफर दिया है, उसने मुझे एक्सेप्टेंस नहीं दी है। क्यों? क्योंकि जो उसकी एक्सेप्टेंस थी वो किस चीज के ऊपर डिपेंड थी? किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड थी, कि मेरी एक्सेप्टेंस या मेरे दिए गए ऑफर को वो तब एक्सेप्ट करेगा जब वो क्या होगा? एब्सोल्यूट होगा या अनकंडीशनल होगा। ठीक है, अब यहां क्या बोला गया कि उसने एक्सेप्टेंस देने से पहले कुछ अपनी खुद की कंडीशंस बताई कि पहले आपको ये कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, तब मैं जाके आपके ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा। तो उसकी एक्सेप्टेंस क्या थी? कंडीशनल थी। तो क्या ये एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो वो हमारा क्या बन जाएगा? वो एक एग्रीमेंट की फॉर्म की कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर बोला गया मोर ओवर एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द प्रपोजल, कि जब भी किसी पर्सन ने प्रपोजल दिया है या किसी पर्सन ने ऑफर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ उसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस भी बता दी है कि अगर आपको एक्सेप्टेंस देनी है तो आपको इन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको गाड़ी बेचना चाहता हूं, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे आप 3 दिन के अंदर अंदर 50% पैसा दे देना। अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर मुझे 50% पैसा नहीं देते हैं या अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं, तो मैं ये मान लूंगा कि आप गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हो और मैं ये गाड़ी किसी और को बेच दूंगा। तो मैंने क्या किया? आपको ऑफर दिया गाड़ी बेचने का कि मैं बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदना चाहते हो, लेकिन साथ साथ मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रख दी कि अगर आपको एक्सेप्टेंस देनी है तो कितने दिन के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस देनी है? 3 दिन के अंदर अंदर। तो ये क्या थी? टर्म्स एंड कंडीशंस थी। तो ये बोला गया कि जब भी कोई एक्सेप्टेंस दी जानी है और उसके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई है प्रपोजल देते वक्त, तो आपको वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी पूरी करनी पड़ेगी। फिर बोला गया सच एन एक्सेप्टेंस व्हेन कम्युनिकेटेड टू द प्रपोजर क्रिएट्स एन एग्रीमेंट, कि जो भी एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को ऑफर दिया गया है और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहती है, तो वो एक्सेप्टेंस किसको देनी पड़ेगी? जिसने ऑफर दिया है। तो ऑफर देने वाला और जिसको एक्सेप्टेंस दी जा रही है, क्या वो दोनों डिफरेंट पर्संस हो सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या हुआ इसका मतलब कि जिसने आपको ऑफर दिया है आपको एक्सेप्टेंस भी उसी को ही देनी पड़ेगी ही। सही, आगे बात समझ में? तो देखो यहां क्या लिखा हुआ है, सच एन एक्सेप्टेंस व्हेन कम्युनिकेटेड टू द प्रपोजर क्रिएट्स एन एग्रीमेंट, कि जब आप एक्सेप्टेंस किसको दे दोगे? प्रपोजर को दे दोगे, और प्रपोजर कौन होता है? जिसने ऑफर दिया है, तब जाके वो एग्रीमेंट बनता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, कि जब दो पार्टीज आपस में एक दूसरे से एग्रीमेंट करना चाहती हैं या करना चाहेंगी, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? दोनों पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए, क्या? लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का। लेकिन दोनों पार्टीज का इंटेंशन ही नहीं है आपस में कोई लीगली, कोई इंटेंशन नहीं है किस चीज का? लीगली रिलेशंस क्रिएट करने का, तो वो एक एग्रीमेंट क्रिएट नहीं होता है। तो एग्रीमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? लीगली एनफोर्सिएबल होना चाहिए, कि पार्टीज का इंटेंशन क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। तो देखो यहां क्या लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट क्रिएट करने के लिए या एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या जरूरी है? मस्ट बी एबल टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, की पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए? लीगल रिलेशंस होने चाहिए। ठीक है, कि कोई भी एग्रीमेंट,
ठीक है, विच डू नॉट क्रिएट लीगल रिलेशंस, ऐसे एग्रीमेंट जिनमें लीगल रिलेशंस क्रिएट नहीं होते हैं या लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है, तो क्या वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? क्या नहीं बनेगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, वेदर और नॉट एनी एग्रीमेंट क्रिएट्स एंड लीगल रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज विच डिपेंड अपॉन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो भी एग्रीमेंट किया जा रहा है क्या उसके अंदर पार्टीज का जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का है या नहीं है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? पार्टीज के इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि पार्टीज चाहती हैं या नहीं चाहती हैं। इफ दे इंटेंडेड टू डू, मतलब अगर पार्टीज का इंटेंशन है तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? लीगली एनफोर्सिएबल हो जाएगा। और जब लीगली एनफोर्सिएबल हो जाएगा तो वो एग्रीमेंट जब लीगली एनफोर्सिएबल होगा तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, thus in all social, domestic, moral, religious or political agreements, the usual presumption is that the parties do not intend to create legal obligations। देखो इधर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि कुछ सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, मॉरल एग्रीमेंट्स होते हैं, रिलीजियस एग्रीमेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स होते हैं। फिर उधर क्या बोला गया है, वहां पर नॉर्मल प्रिजम्पशन, मतलब ये अजम्पशन लिया जाता है कि जो दो पार्टीज हैं इन केसेस में, किन केसेस में? सोशल, डोमेस्टिक, मॉरल, रिलीजियस या पॉलिटिकल इन एग्रीमेंट्स में जो दो पार्टीज होती हैं उन दोनों के इंटेंशन लीगली नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि दो पर्सन, एक है हस्बैंड एक है वाइफ। हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़कर लाऊंगा। अब मान लो हस्बैंड वो चांद सितारे तोड़ के नहीं लाया, या जो उसने वादा किया था वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, तो क्या वाइफ अपने हस्बैंड पे केस कर सकती है? क्या नहीं कर सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों पार्टीज का लीगल इंटेंशन था वो लीगली नहीं था, मतलब जो इंटेंशन था वो लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का नहीं था। दूसरा एग्जांपल पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स ले लेते हैं। जब भी चुनाव वगैरह होते हैं, ये पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं और बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई नजर नहीं आता। तो क्या आप उन लोगों के खिलाफ केस फाइल कर सकते हो? क्या उन्होंने आपको ऑफर दिया था, आपने उनके ऑफर को एक्सेप्ट किया था कि हाँ सर हम आपको वोट देंगे, आप ये काम करवाना, लेकिन उसके बाद क्या किया? जैसे ही वो चुनाव जीते गायब हो जाते हैं। तो क्या आप उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो इधर क्या था? दोनों पार्टीज थी, कौन? पॉलिटिकल लीडर्स और जनता। उन दोनों के बीच में क्या था? लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था। या जब भी आप मंदिर जाते हो और पुजारी बोलता है आप ये करो ये करो, ये पूजा करवा लो, ये हवन करवा लो, आपको ये चीजें हासिल हो जाएंगी। क्या हो गया? आपने हवन भी करवा दिया, आपने चढ़ावा भी दे दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, गरीबों में बंटवा दिया, जैसे जैसे पुजारी ने बोला वैसा वैसा किया, लेकिन फिर भी आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो आप क्या करोगे? पुजारी के ऊपर केस फाइल करवा दो, मंदिरों के ऊपर केस फाइल करवा दो, नहीं होगा केस फाइल। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो दोनों पार्टीज थी उनका इंटेंशन लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का नहीं था। ठीक है, तो क्या बोला गया कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ठीक है, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो दोनों पार्टीज हैं, जो दो पार्टीज कौन कौन सी? प्रपोजर या मतलब प्रॉमिसर या प्रॉमिसी, प्रपोजर या ऑफरी, या ऑफरर या ऑफरी, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का। ठीक है, तो फिर आगे क्या लिखा हुआ है? However, in the business agreements, usual presumption is that the parties intend to create legal obligations। मतलब बिजनेस की बात की जा रही है। बिजनेस टाइम पे देखें या बिजनेस जब होता है दो या दो से ज्यादा जनों के बीच में, तो उसके अंदर ये प्रिजम्पशन या ये अजम्पशन दिया जाता है कि जो दोनों पार्टीज हैं जो खरीदना और सामान बेचना चाहती हैं, दोनों पार्टीज के बीच में क्या है? लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने के इंटेंशन मौजूद है। तो वो चीज क्या कहलाती है? हमारी कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। तो वो एग्रीमेंट हमारा क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आ गई बात समझ में?
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, मतलब पार्टीज क्या होनी चाहिए, कैपेबल होनी चाहिए। और कैपेबिलिटी कब देखी जाएगी, तीन चीजें पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी, ही मस्ट बी अ मेजर, कि वो पार्टीज क्या होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या बोल रहा है वो, साउंड माइंड होनी चाहिए, मतलब मेजर कैसे, 18 या 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। या एक्सेप्शनल केसेस में 21 इयर्स आपकी मेजोरिटी एज मानी जाती है, पर वो एक्सेप्शन कब, वो हम बाद में पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में। तो अभी हम सिर्फ यहां पढ़ेंगे जनरल रूल, तो यही कहलाता है जो 18 या 18 ईयर्स से अबव की एज में जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा मेजर। और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज के लिए क्या जरूरी है कि पार्टीज कैपेबल कब मानी जाती है, जब वो 18 या 18 साल से ऊपर की होती हैं। और वो क्या होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए। साउंड माइंड मतलब इनके दिमाग में बात फिट होनी चाहिए कि भाई जो सामने वाला अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रख रहा है, उन टर्म्स एंड कंडीशंस का मतलब क्या है, मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, उसको वो चीज समझ में आनी चाहिए, मतलब उसे समझ होनी चाहिए। और तीसरी बात बोली गई है, ही मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ एनी लॉ ऑफ लैंड टू विच ही इज अ सब्जेक्ट, मतलब जिस भी तरह का वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। और जिस भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें, मुझे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मेरे पे कौन सा एक्ट अप्लाई होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट अप्लाई होगा। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में भी क्या बोला गया है कि चीजें रिटर्न में होनी चाहिए, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हो सकता है उस एक्ट के थ्रू मुझे कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर रखा हो कि कौशल नाम का व्यक्ति कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। तो मुझे क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है, उस लॉ ने क्या कर रखा है, डिस्क्वालीफाई कर रहा है। तो वो लॉ भी क्या है, लॉ ऑफ लैंड, मतलब हमारे देश का ही कानून है, और मेरे देश के कानून ने मुझे क्या कर रखा है, डिस्क्वालीफाई कर रखा है। तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल हूं, नहीं हूं। तो जब मुझे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट या किसी भी दूसरे एक्ट ने, जो मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब जिस चीज का मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, उस लॉ ने मुझे अगर डिस्क्वालीफाई कर रखा है किसी भी तरह के कोई कॉन्ट्रैक्ट करने से, तो मैं एक कॉम्पिटेंट पार्टी की कैटेगरी में नहीं आऊंगा। आ गई बात समझ में? तो सीधी सी बात क्या बोला गया कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पार्टीज क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। और कॉम्पिटेंट होने के लिए क्या जरूरी है, तीन चीजें पूरी होना जरूरी है। कौन कौन सी, ही मस्ट बी अ मेजर नॉट अ माइनर, he must be a sound mind, not an unsound mind person. He must not be disqualified by any law of nation. आगे बात समझ में? अगर ये तीन चीजें पूरी होती हैं तो क्या बोला गया कि पार्टीज कैपेबल कहलाएंगी। अदरवाइज पार्टीज किस कैटेगरी में आएंगी, इनकॉम्पिटेंट पार्टीज में। और वही चीज आपके नेक्स्ट लाइन में लिखी हुई है क्या, इनकॉम्पिटेंट पर्संस आर नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कि जो इनकैपेबल होते हैं, जो कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो क्या बोला गया कि एग्रीमेंट मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इनकॉम्पिटेंसी, मतलब जब पार्टीज क्या है, इनकॉम्पिटेंट है, और उस समय अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है वो लीगली बाइंड या सामने वाली पार्टी को ऑब्लिगेशंस उसके लिए क्रिएट नहीं करता, मतलब पार्टीज बंधी हुई नहीं है कि वो अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करें। क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई पर्सन 17 साल के, और अगर आप 17 साल के इंसान के साथ अगर किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो लॉ की नजरों में वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट या लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होगा। तो बोला गया एग्रीमेंट बनाते समय जो पार्टीज हैं वो क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हमारा क्या है, कंसेंट और कंसेंसस एड आइडम, कि दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं वो दोनों पार्टीज एग्री होनी चाहिए एक ही चीज पे। मेरे जो बोलने का मतलब है सामने वाले के समझने का भी मतलब सेम होना चाहिए और उसी पे ही उसको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। When both the parties are agree upon the same thing in the same sense, कि दोनों पार्टीज अगर एक ही चीज पे राजी होती हैं और दोनों के समझने का मतलब भी सेम है, तो वो क्या बोला जाता है, दोनों पार्टीज की आपस में कंसेंट है। अगली बात समझ में, जिसको हम और सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, मीटिंग ऑफ माइंड्स या टू माइंड्स विथ वन इंटेंशन, कि दो जने दो हैं, पार्टीज दो हैं, लेकिन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट करने का इंटेंशन क्या है, सेम है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कंसेंट। तो देखो हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहां पर,
कंसेंट इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एसेंस का मतलब होता है गुण, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, गुण बोला जाता है। कि कॉन्ट्रैक्ट का एक गुण है कि पार्टीज क्या होनी चाहिए, पार्टीज में कंसेंट होनी चाहिए। द पार्टीज आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे आर एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ये बात कौन बोलता है, हमें सेक्शन 13 बोलता है। क्या बोलता है कि पार्टीज में कंसेंट कब मानी जाएगी, जब दो पार्टीज रेडी होंगी सेम थिंग पे, और दोनों के समझने का जो मतलब होगा, जो दोनों समझने का सेंस होगा, वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इट मीन्स दैट बोथ द पार्टीज मस्ट हैव यूनाइजन ऑफ माइंड। माइंड क्या होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड्स, मतलब सेम होनी चाहिए सोच। दैट इज टू माइंड्स विद वन इंटेंशन विद रिगार्ड्स टू द सब्जेक्ट मैटर। विद रिगार्ड्स टू द सब्जेक्ट मैटर का मतलब जिस भी पर्पस के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट करने का सब्जेक्ट मैटर है, उन दोनों पार्टीज के क्या होना चाहिए, सेम इंटेंशन और सेम सेंस में होना चाहिए। दिस इज टेक्निकली नोन एज कंसेंसस एड आइडम। आ गई बात समझ में। क्या बोला गया आगे, द लॉ प्रिज्यूम्स दैट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द पार्टीज डू नॉट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो क्या बोला गया कि जब दोनों पार्टीज एग्री नहीं होती हैं सेम थिंग पे, और दोनों के समझने का नजरिया भी अलग अलग होता है, सेम सेंस में एग्री नहीं करती हैं, तो वो पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बन सकता। वो क्या रहेगा, सिर्फ एक एग्रीमेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि पार्टीज के बीच में कंसेंट अभी तक नहीं है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट कहलाता है फ्री कंसेंट। देखो कंसेंट का मतलब तो क्या है, मीटिंग ऑफ माइंड से सामने वाली पार्टी उस चीज पे राजी होनी चाहिए। लेकिन सर आप राजी जो पार्टी को करवाते हो, आप उस पर दबाव बनवा के भी तो राजी करवा सकते हो ना, या उसके साथ कोई फ्रॉड करके भी राजी करवा सकते हो। आपकी जो सही बात थी, आपने सही बात उसके सामने डिस्क्लोज नहीं की और आपने कुछ झूठ बोला और उसने उस झूठ को सच मान के हाँ कर दिया, तो आप हाँ तो ऐसे भी करा सकते हो, कंसेंट तो ऐसे भी मिल जाएगी। पर नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, पार्टीज के बीच में कंसेंट तो होनी चाहिए, लेकिन वो कंसेंट भी क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। फ्री होनी चाहिए तो फ्री कंसेंट कब मानी जाएगी, व्हेन द कंसेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय फॉलोइंग 5 थिंग्स। ठीक है, कि जब भी आप किसी पार्टी से कंसेंट लेते हैं और वो इन 5 चीजों से इफेक्ट नहीं होता है, तो वो हमारी कंसेंट क्या कहलाती है, फ्री कंसेंट कहलाती है। तो अभी 5 चीजें कौन कौन सी हैं, सुनो। पहला तो आता है कोवर्जन। कोवर्जन का मतलब होता है डराना, धमकाना या उस पर दबाव डालना। तो अगर आप किसी पार्टी के ऊपर डराते हो या दबाव डालते हो या उसको धमकाते हो या उसको धमकी देते हो कि तू मेरी ये बात मान ले, अदरवाइज मैं तेरी प्रॉपर्टी को डिटेन कर दूंगा या तुझे इंजरी पहुंचाऊंगा या तेरी किसी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाऊंगा, तो अगर नहीं मानना होगा तो भी वो मजबूरी में उस चीज को मान लेगा और कंसेंट दे देगा। तो क्या ये फ्री कंसेंट है, नहीं है, तो उसके अंदर कोवर्जन नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या बोला गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है दो पार्टीज के बीच का ऐसा रिलेशनशिप जिसमें से एक पार्टी दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो जब भी दो पार्टीज के बीच में क्या होता है, फिड्यूशियरी रिलेशन। फिड्यूशियरी रिलेशन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, भरोसे पे एक दूसरे के साथ ऐसा रिलेशनशिप है, तो क्या बोला गया है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में अगर पार्टीज के बीच में या पार्टीज के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सर्ट किया गया है या दबाव बनाया गया है, कैसे, रिलेशनशिप के जरिए। कैसे, सुनो। गुरु ने अपने शिष्य को बोला कि बेटा अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे, तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब शिष्य ने क्या किया, गुरुजी ने पहली बार कुछ मांगा, तो चलो ठीक है गुरुजी, जो भी है सब आप ही का दिया हुआ है, अगर आपने मुझसे प्रॉपर्टी मांग भी ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई, सब कुछ आपका है, आप मेरी प्रॉपर्टी ले लो। तो यहां पर जो गुरु था, ठीक है, तो उसका इंटेंशन क्या था, प्रॉपर्टी को हड़पने का। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने रिलेशंस का गलत फायदा उठाया कि वो तो मेरा शिष्य है, अगर उससे जो मैं बोलूंगा वो उस चीज को मानेगा। तो उसके गुरु ने क्या किया, उससे प्रॉपर्टी हड़प ली। तो जो सामने वाले ने अपनी प्रॉपर्टी गुरु को दी है, क्या वो फ्रीली दी है, क्या गुरु के कहने पे ही दी ना। ठीक है, और ऐसे कैसे दे दी उसने कि उनकी पोजीशन सामने आ गई, कौन सी, कि इन दोनों में से एक पार्टी जो थी इस पोजीशन में थी कि जो दूसरे की विल है उसको डोमिनेट कर सकती है। क्या मतलब हुआ कि यहां पर जो गुरुजी थे उन्होंने क्या किया था, अपने शिष्य की इच्छा को डोमिनेट किया था, उस पर कब्जा करके रखा था। ठीक है, तो मजबूरी में शिष्य ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को गुरु को दे दिया। तो गुरुजी ने क्या किया, अपने शिष्य के ऊपर दबाव बनाया। ठीक है,
तो ये क्या बोला गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो जब भी पार्टीज में अनड्यू इन्फ्लुएंस को एक्सर्ट किया गया है तो एक तरीके से दूसरी पार्टी को प्रेशराइज किया जा रहा है, तो वो भी क्या कहलाता है हमारा, फ्री कंसेंट नहीं कहलाता। तीसरा कहलाता है फ्रॉड। अगर मेरा इंटेंशन ही क्या है, सामने वाले को धोखा देना, जो सही बात है मैंने उससे वो बात छुपाई है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं उस पार्टी के साथ फ्रॉड करने के इंटेंशन से ही उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, हम दोनों पार्टीज के बीच का इंटेंशन क्या है, लीगल नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या जरूरी है, पार्टीज के बीच में लीगल इंटेंशन होना जरूरी है, लेकिन यहां मेरा इंटेंशन क्या था, धोखा देने का। तो फ्रॉड की कैटेगरी में भी कंसेंट फ्री नहीं मानी जाती। तो फ्रॉड मतलब क्या होता है, इंटेंशनल झूठ बोलना, मतलब जानबूझ के आपका इंटेंशन ही क्या था, झूठ बोलने का था या उसको धोखा देने का था। लेकिन अगला है मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन में है कि आप अनइंटेंशनल झूठ बोलते हो। मुझे किसी ने कोई बात बताई, मैंने उस पर भरोसा कर लिया और मैंने किसी थर्ड पर्सन को वो बात बताई, उसने भी क्या किया, मेरी बात पे भरोसा कर दिया और उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब बाद में जब पता पड़ा उसे कि जो मैंने बात बताई थी वो गलत थी, लेकिन मुझे खुद को पता था कि वो बात गलत है, नहीं, क्योंकि मुझे भी किसी और ने बताई थी, मैंने उसकी बात पे भरोसा किया, मैंने किसी और को बता दी, उसने मेरी बात पे भरोसा कर दिया, पर मेरा इंटेंशन यहां जानबूझ के उसके साथ धोखा करने का नहीं था, थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। तो ये क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन। तो मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है, अनइंटेंशनल तरीके से झूठ बोलना। तो पार्टीज के बीच में फ्री कंसेंट कब मानी जाती है, जब इन चार चीजों का होना नहीं होता है, जैसे कि कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। और एक और चीज है, जब दोनों पार्टीज के बीच में अगर सब्जेक्ट मैटर को रिलेटेड कोई भी मिस्टेक नहीं होती है, मतलब दोनों पार्टी से किसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी सब्जेक्ट मैटर को पहचानने में, उसकी क्वालिटी पहचानने में, क्वांटिटी पहचानने में या उसको आइडेंटिफाई करने में दोनों पार्टी से या किसी भी एक पार्टी से अगर मिस्टेक हो जाती है और गलत फहमी में आके वो उस बात को बिना समझे हाँ कर देता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो भी वो फ्री कंसेंट नहीं है। तो कंसेंट क्या बोला गया कि कंसेंट होने के लिए क्या है, इन पांच चीजों से दूर होना जरूरी है। क्या, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और लास्ट आता है हमारा मिस्टेक। तो जब भी आपकी कंसेंट इन पांच चीजों से इफेक्ट नहीं होती है, इट मींस आपकी कंसेंट क्या है, फ्री कंसेंट है, ठीक है। बढ़े आगे, आप इस पॉइंट को, 6 पॉइंट को पढ़ लेना एक बार। यही चीज लिखी गई है कि कंसेंट क्या है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज के बीच में, लेकिन फ्री कंसेंट कब होती है, जब वो उन पांच चीजों से इफेक्ट नहीं होती है। कौन सी, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, ये पांच चीजें। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा या पॉइंट है वो क्या है, कंसीडरेशन। की कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दोनों पार्टीज के बीच में कंसीडरेशन होना जरूरी है, ठीक है। अब कंसीडरेशन में क्या बोला गया है, टू गेट समथिंग फॉर समथिंग, कि अगर मैं कोई वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, तो बदले में आपको भी मुझे कोई प्रॉमिस देना पड़ेगा। मैं अगर अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं तो बदले में आपको मुझे पैसे भी देने पड़ेंगे। तो ये क्या है, हम दोनों के लिए कंसीडरेशन हुआ। तो मेरे लिए कंसीडरेशन क्या हुआ कि मुझे वो पैसा मिलेगा बाइक के बदले में, लेकिन जो मुझे पैसा देगा उसके लिए कंसीडरेशन क्या हुआ, वो बाइक कंसीडरेशन कहलाएगी। आ गई बात समझ में, ठीक। तो क्या लिखा हुआ है, एवरी एग्रीमेंट टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसीडरेशन। कि कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है और एग्रीमेंट में क्या है, कंसीडरेशन है। अगर वन साइडेड होता है, मैं सिर्फ अगर बाइक देता हूं और सामने वाला मुझे पैसे नहीं देता, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। क्या है, वो एक गिफ्ट है। गिफ्ट होता है वन साइडेड, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, टू साइडेड होना चाहिए। दोनों तरफ से क्या होनी चाहिए, लेन देन होनी चाहिए। दोनों तरीके तरफ से क्या होना चाहिए, प्रॉमिस होने चाहिए। तभी तो बोला गया है एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है। तो दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, प्रोमिसेस होने चाहिए। तो यही बोला गया है, कोई भी एग्रीमेंट अगर कंसीडरेशन से सपोर्टेड है, कंसीडरेशन है उसमें, तो वो क्या कहलाता है, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज जनरली वॉइड, कि कोई भी अगर आप एग्रीमेंट करते हो और बिना कंसीडरेशन के करते हो, तो वो क्या हो जाता है, हमारा वॉइड एग्रीमेंट बन जाता है। आ गई बात समझ में।
फिर क्या लिखा हुआ है, कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, कि बदले में मुझे जो चीज मिलेगी वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, कंसीडरेशन हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स कंसीडरेशन मीन्स समथिंग विच द प्रॉमिसर रिसीव्स फ्रॉम द प्रॉमिसी। अब कंसीडरेशन में क्या लिखा हुआ है, मैंने कोई ऑफर दिया तो मैं कौन हुआ, प्रॉमिसर, लेकिन जिसको मैंने ऑफर दिया वो कौन था, प्रॉमिसी, और बदले में उसने मुझे कोई चीज दी है। किस चीज के लिए, जो मैंने उसको ऑफर दिया था, उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, उसने एक्सेप्टेंस करने के लिए क्या किया, मुझे कोई चीज समथिंग में रिटर्न की, तो वो मेरे लिए क्या है, कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन क्या है, विच द प्रॉमिसर एक्सेप्ट्स या रिसीव्स फ्रॉम द प्रॉमिसी इन रिटर्न फॉर हिज प्रॉमिस, कि मैंने जो उससे वादा किया उसके बदले में जो चीज मुझे मिली तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, कंसीडरेशन कहलाएगा। आ गई यहां तक बात। In fact, it is the price for promise paid by the promisee to the promiser। ये कंसीडरेशन क्या है, प्रॉमिस के बदले में प्राइस जो पे किया गया है, किसके द्वारा, प्रॉमिसी के द्वारा, किसको, प्रॉमिसर को, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कंसीडरेशन कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ कि ऑफरर या प्रॉमिसर जिसने ऑफर दिया है उसके बदले में प्रॉमिसी ने प्राइस पे किया है, वो क्या कहलाता है, हमारा कंसीडरेशन कहलाता है। आ गई बात समझ में। आगे क्या लिखा हुआ, बट कंसीडरेशन मस्ट हैव एटलीस्ट सम मॉनेटरी वैल्यू, कि जो कंसीडरेशन है उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। एक और चीज हमने ड्रॉप कर दी, इसमें बीच में क्या लिखा हुआ है, इट मे बी इन कैश और इन काइंड, कि जो कंसीडरेशन है आपका इन कैश भी हो सकता है और अदर देन कैश भी हो सकता है, लेकिन उसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू, मतलब वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी होनी चाहिए। फिर क्या बोला गया कि जो कंसीडरेशन है एक एक्ट भी हो सकता है और एब्स्टिनेंस, एक्ट मतलब कोई काम करना, तो वो काम क्या है, एक एक्ट है कि मैं आपको ये चीज दूंगा लेकिन बदले में आपको मुझे ये मेरा ये काम करना पड़ेगा, तो कंसीडरेशन क्या है, एक एक्ट भी हो सकता है। या एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस मतलब क्या होता है, एक नेगेटिव कंसीडरेशन, किसी काम को करने, मना करना किसी काम को करने से, कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, प्लीज आप इस काम पे रोक लगा दो। तो मैंने क्या किया, कंसीडरेशन दिया और उसके बदले में क्या लिया, मैंने नेगेटिव कंसीडरेशन लिया, तो ये भी एक कंसीडरेशन हो सकता है कि मेरे नेगेटिव कंसीडरेशन की वैल्यू क्या थी, 10,000 की, मैंने क्या बोला, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा लेकिन इसके बदले में आपको ये काम नहीं करना है, तो क्या बोला गया कि कंसीडरेशन एक एक्ट भी हो सकता है एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, या एक एब्स्टिनेंस मतलब किसी काम को करने से मना करना भी हो सकता है, ये क्या कहलाता है, हमारा एक नेगेटिव कंसीडरेशन कहलाता है। या कोई प्रॉमिस भी हो सकता है टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या मतलब कोई प्रॉमिस भी हो सकता है मेरा कंसीडरेशन कोई चीज करवाने या कोई चीज नहीं करवाने का, तो वो सारे में क्या कहला सकते हैं, कंसीडरेशन कहला सकते हैं। तो कंसीडरेशन क्या हो सकता है, 3 फॉर्म में हो सकता है। क्या, कंसीडरेशन मे बी एन एक्ट, इट्स एन एब्सटिनेंस फ्रॉम डूइंग, और प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। एब्सटेन मतलब मना करना, एब्सटिनेंस मतलब भी क्या होता है, मना करना होता है, ठीक है, कि कोई एक्ट करना या कोई एक्ट नहीं करना या कोई प्रॉमिस करना या नहीं करना क्या कहलाता है, हमारा कंसीडरेशन की कैटेगरी में आता है। आगे बात समझ में। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इट में रिलेट टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि जो हमारा कंसीडरेशन है वो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर कंसीडरेशन भी हो सकता है। कैसे, मैं आपसे वादा करता हूँ और बदले में आप मुझसे कोई चीज़ लेते हो, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि 10 रुपीज़ की मुझे ये चीज़ दे दो, लेकिन पैसे मैं आपको कल दूंगा, तो आपने मुझे चीज़ अभी एट प्रेजेंट में तो दे दी लेकिन पैसे मैंने क्या बोला, कल दूंगा, तो ये क्या हुआ, फ्यूचर कंसीडरेशन। या मैंने आपके लिए पहले से ही कुछ किया हो और जिसके बदले में आप मेरा एहसान चुकाने के लिए आज मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो आज मैं वापस आप जो मुझे चीज़ दोगे उसके बदले में मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपके लिए पहले कुछ कर चुका हूँ, वो क्या था, मेरा पास्ट कंसीडरेशन था, उसका एहसान तले ही मुझे आप वो चीज़ वापस आज रिटर्न करना चाहते हो। तो एट प्रेजेंट मैं आपके सामने कोई कंसीडरेशन डिमांड नहीं करूंगा। क्या है, मैं जो भी आपका काम करता हूँ आपका पुराना एहसान चुकाने के लिए काम करता हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, पास्ट कंसीडरेशन हो जाएगा। एक क्या होता है, प्रेजेंट कंसीडरेशन, आपने मुझे चीज़ दी और मैंने आपको पैसा दे दिया, तो ये क्या कहलाता है, हमारा प्रेजेंट कंसीडरेशन कहलाता है। तो कंसीडरेशन क्या हो सकता है, तीनों तरीके से हो सकता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन, मतलब आपका जो भी
पर्पज है कॉन्ट्रैक्ट करने का या जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन है वो चीज़ क्या होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बदले में मुझे किसी की डेड बॉडी चाहिए, तो जो मैंने कंसिडरेशन मांगा आपसे कि मुझे जो डेड बॉडी चाहिए वो क्या है, लीगल है कि इलीगल कंसिडरेशन है, इलीगल है मतलब लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल चीज़ करनी मैंने आपसे, या हम दोनों पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट करने का पर्पस था वो क्या था, अनलॉफुल था, तो वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आता। देखो तो क्या लिखा हुआ है, अनदर एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज द लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा पर्पस है और हमारा जो कंसिडरेशन है वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। एनी एग्रीमेंट फॉर अ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अ कंसिडरेशन इज वॉइड एब इनिशियो, एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग, कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो जिसका ऑब्जेक्ट या जिसका कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल है, कब से, शुरुआत से ही, फ्रॉम द बिगनिंग, वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग मतलब शुरुआत से ही, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना था जीरो था, तो वो क्या हो जाता है, एक एग्रीमेंट ही होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। एनी एग्रीमेंट विल बी अनलॉफुल इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, मतलब इन कंडीशंस में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्या रहेगा, वो एग्रीमेंट रहेगा। ठीक है, और वो एग्रीमेंट भी क्या है, अनलॉफुल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर लॉफुल एग्रीमेंट होता है तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, लेकिन अगर ये सारी कंडीशंस अगर पूरी होती हैं, इनमें से कोई भी एक भी कंडीशन पूरी होती है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट करने का या जो कंसीडरेशन है वो क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। तो वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, सुनो। पहला तो क्या लिखा हुआ है, इफ द एग्रीमेंट इज फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब जिस तरह का आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो लॉ ने मना कर रखा है। ठीक है, आप इस तरह की चीज नहीं कर सकते हो, फॉरबिड कर रखी हो, मना कर रखी हो लॉ ने। दूसरा लिखा हुआ है, इफ इट डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ लॉ, मतलब अगर आपके उस काम करने से अगर लॉ टूटता है या लॉ के जितने भी प्रोविजंस हैं वो ब्रेक होते हैं या उनको डिफीट करते हो आप, तो भी क्या है, आपका अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन है। इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, मतलब आप फ्रॉड करने के पर्पज से या फ्रॉड करने का ऑब्जेक्ट है आपका, या आप सामने कंसीडरेशन में क्या देते हो, सामने वाले को धोखा देते हो, तो वो चीज भी क्या है, अनलॉफुल है, तो वो एक क्या है, एग्रीमेंट होगा, वो भी अनलॉफुल। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इफ इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और अ प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट करने से अगर सामने वाले पर्सन को किसी भी तरह का कोई नुकसान होता है, उसको इंजरी होती है या उसको या उसकी किसी प्रॉपर्टी को भी इंजरी होती है या नुकसान होता है, तो भी वो चीज क्या है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, मतलब कोर्ट ने ही क्या कर रखा है, उसको अनैतिक घोषित कर रखा है, अनैतिक मतलब इमोरल बोल रखा है। ठीक है, तो वो चीज भी क्या है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो वो चीज भी क्या कहलाती है, हमारी लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन की कैटेगरी में नहीं आता, वो क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। तो इन सारे केसेस में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट ना बन के क्या रह जाएगा, एग्रीमेंट रह जाएगा। ठीक है, इन सारी कंडीशन या इनमें से किसी भी एक भी कंडीशन का अगर पूरा हो जाता है तो वो हमारी किस कैटेगरी में आता है, अनलॉफुल एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएगा। आ गई बात समझ में। अगला आता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मतलब जो भी आप एग्रीमेंट करते हो, लेकिन एग्रीमेंट के साथ जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए, या उनका मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, डबल मीनिंग नहीं होने चाहिए कि मेरे बोलने का मतलब कुछ और था लेकिन सामने वाले के समझने का मतलब कुछ और है। तो जब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा उस समय जाके दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता, तो वापस क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। तो क्या बोला गया है, कौन सा एसेंशियल प्रेजेंट होना चाहिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनके जो मीनिंग्स हैं वो आपस में क्या होना चाहिए, सर्टेन होने चाहिए, मतलब डेफिनेट होने चाहिए, घूमे फिरी हुई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। तो एनी एग्रीमेंट कैन बी एनफोर्स्ड इफ इट्स मीनिंग इज सर्टेन, जिसका मतलब क्या है, सर्टेन है, जिसका मीनिंग सर्टेन है, और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, या जिसको सर्टेन बनाया जा सकता है। एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन आर वॉइड, ऐसे एग्रीमेंट्स जिनका मीनिंग क्या है, सर्टेन नहीं है, तो वो क्या बन जाता है, वॉइड हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जो एग्रीमेंट्स जो मीनिंग ऑफ विच इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेड अनसर्टेन,
ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर आल्सो वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट्स जिनका मीनिंग सर्टेन नहीं भी किया जा सकता या नहीं हो सकता उनका मीनिंग सर्टेन, दो मीनिंग्स निकलते हैं, तो वो भी क्या कहला जाता है, एक तरीके से वो एग्रीमेंट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस का मीन है वो सर्टेन नहीं है। ठीक है, समझने वाले का नजरिया कुछ और हो सकता है, बोलने वाले का नजरिया कुछ और हो सकता है। तो उस केस में बोला गया कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस का जो मीनिंग है वो क्या होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, मतलब सर्टेन होना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, की कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस इस तरीके की होनी चाहिए कि आप इजीली उनको पॉसिबल ही हो कि उनको परफॉर्म कर पाओ। अब कैसे, मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं या आपके साथ आपको एक ऑफर देता हूं कि मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा अगर आप किसी बिल्डिंग से और उसके भी 11वें माले से छलांग लगाते हो, तो इज इट पॉसिबल टू परफॉर्म? नहीं। ठीक है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो प्रोफेशनल्स हैं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। एक आम नागरिक को जाके बोल दूं मैं किसी को भी रैंडमली कि आपको 11वीं मंजिल से छलांग लगानी है, मैं आपको 50 लाख रुपए देता हूँ, तो क्या वो लगाएगा? नहीं। तो एक तरीके से जो मैंने सामने वाले के साथ ऑफर रखा, तो इज इट पॉसिबल टू परफॉर्म? नहीं है ये परफॉर्म करना। ठीक है, तो ये बोला गया कि जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हो या जो भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्या होने चाहिए, परफॉर्म करने के लिए भी पॉसिबल होनी चाहिए। द एग्रीमेंट टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ऑल्सो बी पॉसिबल टू परफॉर्म। ठीक है, परफॉर्म करने लायक होनी चाहिए। द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस फिजिकली एज वेल एज लीगली। मतलब जो आपकी टर्म्स हैं कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब जो आपकी शर्तें हैं वो क्या होनी चाहिए, फिजिकली भी पॉसिबल होनी चाहिए और लीगली भी पॉसिबल होनी चाहिए। फिजिकली मतलब जंप मारना, अब 11वीं मंजिल से छलांग लगाना, इज इट फिजिकली पॉसिबल? नहीं। और लीगली भी नहीं। अब कैसे कि किसी पर्सन को मोटिवेट कर सकते हो या उसको कन्विंस कर सकते हो कि वो 50 लाख के बदले में 11वीं मंजिल से छलांग लगाए? ठीक है, तो ये चीज़ भी क्या है, गलत है। एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज इटसेल्फ इज वॉइड, कि कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है किसी पार्टी के साथ और इम्पॉसिबल एक्ट के लिए किया जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। तो और ये बात हमें कौन बोलता है, सेक्शन 56 बोलता है। ठीक है, आगे हमारा लास्ट पॉइंट बचा हुआ है जिसको बोलेंगे अपन एग्रीमेंट्स नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, कि ऐसे एग्रीमेंट्स जिनको लॉ ने वॉइड डिक्लेयर नहीं किया हो, अगर एग्रीमेंट को पहले से ही लॉ ने ही वॉइड डिक्लेयर कर रखा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे ही नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि लॉ ने उसको जीरो मान रखा है। वॉइड मीन्स जीरो इन द आईज ऑफ लॉ। तो अगर लॉ ने उसको वॉइड मान लिया तो वो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो एग्रीमेंट विच पोजेस ऑल एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एग्रीमेंट, की एक वैलिड एग्रीमेंट अगर क्या है, सारे एसेंशियल्स मौजूद हैं वैलिड एग्रीमेंट के अंदर, तो वो क्या बन जाता है, वैलिड एग्रीमेंट ना होकर क्या बन जाता है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कि ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर सारे एसेंशियल्स मौजूद है एक वैलिड एग्रीमेंट होने के लिए, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। पर ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसको डिक्लेयर किया गया है क्या, वॉइड, तो वो क्या बन जाता है, वॉइड हो जाएगा। वो एक क्या हो जाएगा, अनलॉफुल एग्रीमेंट ही कहलाएगा। ठीक है, या वो सिर्फ एग्रीमेंट कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। Hence the parties are debarred from seeking relief from the court of law। अगर आप इस तरह का कोई एग्रीमेंट करते हो तो आपको कोर्ट से भी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। डिबार्ड मतलब आपको कोई भी प्रोटेक्शन लॉ के अगेंस्ट नहीं मिल सकता। लॉ आपको किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, इन इंडिया अ फ्यू एग्रीमेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो क्या बोला गया है, इंडिया के अंदर कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिनको वॉइड डिक्लेयर किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो वो कौन कौन से हैं, देखो अपन ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में अभी तक पढ़ भी लिए थे कि ऐसे एग्रीमेंट्स जिनका ऑब्जेक्ट और जिनका कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल, जो अभी अपन लास्ट पॉइंट पढ़ के आए थे, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन में। कोई भी एग्रीमेंट करते हो अगर आप विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, या कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हो जिससे आप किसी को पर्सन को बिजनेस करने में प्रॉब्लम आ रही है या आपके उस एग्रीमेंट करने से सामने वाले के बिजनेस करने पे रोक लगती है, तो वो भी क्या कहलाते हैं, हमारे अवॉइड एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। या किसी की शादी को रोकना, ठीक है, या किसी की मैरिटल मतलब मैरिटल अफेयर्स में इंटरफेयर करना, तो वो भी क्या कहलाता है, एक तरीके से अनलॉफुल एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। तो कई सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो क्या बोले जाते हैं,
कानून की नज़रों में उनकी किसी भी तरह की कोई चीज़ की वैल्यू नहीं है या लॉ के द्वारा वो चीज़ें मना की हुई है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे लॉफुल एग्रीमेंट्स नहीं होते। वो क्या रहेंगे, सिर्फ एक एग्रीमेंट रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। कोर्ट्स ने भी क्या बोला है, कुछ एग्रीमेंट्स को क्या किया, वॉइड डिक्लेयर कर रखा है। जैसे अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करते हो किसके साथ, माइनर के साथ, तो वो क्या है, वॉइड है। ठीक है, कोई भी अगर आप एग्रीमेंट करते हो किसके साथ, अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ, मतलब पागल हो गया, इडियट हो गया, या कोई ड्रिंकर है, कोई पी के नशे में बैठा हुआ है, लेकिन उसको, अब देखो जब वो नशे में होता है तो एक तरीके से उसे समझ नहीं है कि मैं क्या सही है मेरे लिए और क्या गलत है, तो हर चीज़ में आपको हाँ बोलेगा। ठीक है, तो कानून ने क्या किया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर उस ड्रिंकर को भी क्या बोला गया, अनसाउंड माइंड पर्सन बोला गया है। कब तक, जब तक वो नशे में है। नशे के बाद वापस जब उसको समझ आ जाती है तो वो क्या कहलाता है, साउंड माइंड कहलाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, कि जब भी आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हो और एग्रीमेंट करते समय उसके अंदर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, तो आपको वो लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ेगी। तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज जब तक आप पूरी नहीं करोगे वो सिर्फ एक एग्रीमेंट कहलाएगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। आप इस पॉइंट को एक बार रीड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में लिखी हुई है कि जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं आपको वो कंप्लाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, तभी वो क्या बनेगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, और थ्रू सिग्नल्स। जेस्चुरल मतलब क्या होता है, सिग्नल्स। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू एनी मोड, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरीके से करते हो, या तो रिटर्न फॉर्म में करते हो, ओरल फॉर्म में कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में करते हो, तो उनका जो लीगल इफेक्ट है वो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। ठीक है, उनसे कोई मतलब नहीं है कि अगर आप ओरल करोगे तो इसकी क्या हो जाएगी, अहमियत गिर जाएगी, नहीं। ओरल कॉन्ट्रैक्ट चाहे रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो, थ्रू सिग्नल्स हो, हर चीज़ की सेम वैलिडिटी होती है। इसी के साथ ही हमने हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जो था एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको किसी भी तरह की इनमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे लिख के आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो, या मैंने नीचे एक लिंक दे रखा है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करके अपने प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस ले सकते हो। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एग्रीमेंट, या एग्रीमेंट्स क्या होता है, एनफोर्सिबिलिटी होती है, सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एग्रीमेंट होते हैं या नहीं होते हैं, ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय स्टूडेंट्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को।